नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कार्यक्रम कृषि दर्शन जहां हम खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उनका लाभ उठा सकें, अपनी आमदनी और उत्पादन दोनों की वृद्धि कर सकें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नज़र डालते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। शीतलहर से पशुओं को बचाकर रखे, पशु बीमार हो सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कारगर है कृषि यंत्र स्ट्रा रीपर। उन्नत प्रभेद से शिमला मिर्च की खेती मुनाफे की खेती। किसान भाइयों, स्वस्थ जीवन, शुद्ध पर्यावरण और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उत्पादन जैविक खेती से ही संभव है। सरकार की जैविक कॉरिडोर योजना में बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। बिहार के शेष जिलों में भी जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए सरकार प्रयास कर रही है। राज्य के किसान भाई भी जैविक खेती को ही अपनाने का यथासंभव प्रयास करें। गंगा के किनारे जो हमारे किसान भाइयों का ज़मीन है, उसमें हम लोगों ने बड़े पैमाने पे कोशिश किया है और कर रहे हैं कि जैविक खेती का वहाँ बढ़ावा मिले। पहले से भी वो योजना चल रही थी, फिर हम लोगों ने उसको लाया है कि जो 2023-24 में जो होगा उससे ज़्यादा और हम लोग कैसे करें। पशुपालक किसान भाइयों, अभी दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता जा रहा है। ठंड भी काफ़ी है। प्रदेश के कई जिले में शीतलहर की चपेट में है। इस मौसम में अपने पशुओं का विशेष ख्याल रखें। ठंडी हवा से बचाना उन्हें बेहद जरूरी है, अन्यथा आपके पशु बीमार पड़ सकते हैं। ग्रामीण समाज पशुओं के बिना अधूरा होता है। खासकर दुधारू पशुओं को पशुधन कहा जाता है, क्योंकि इस धन से कई किसानों के निर्धनता दूर होती है। फसलों को शीत हवाओं के प्रकोप से बचाने के साथ ही पशुओं को भी अत्यधिक ठंड के मौसम में विशेष निगरानी की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों का थोड़ा सा आलस्य उनके और उनके पशुओं के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इस मौसम में पशुओं को ओस और ठंडी हवा से बचाना बेहद ज़रूरी होता है। ठंडे पानी की जगह पशुओं को ताज़ा पानी ही दिया जाना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट जैविक खेती का सबसे सरल साधन है। किसान स्वयं भी इसे बना सकते हैं। वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार सिंह ने वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से 2 बीघा में प्याज की खेती की। फसल अच्छी है, किसान लागत के दुगना मुनाफे के प्रति आश्वस्त हैं। किसान भाइयों, सरकार ने कंबाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर यंत्र को भी अनिवार्य कर दिया है। कंबाइन हार्वेस्टर फसल के ऊपरी हिस्से की कटाई तो कर लेता है, लेकिन फसल अवशेष प्रबंधन नहीं कर पाता है। स्ट्रा रीपर एक साथ 3 तरह के काम निपटा देता है। खेत में खड़ी फसल काटने के बाद थ्रेशिंग करना, पुआल साफ करना एवं भूसा बनाना। भूसा जहां पशु चारे के रूप में व्यवहार में आ जाता है, वहीं फसल अवशेष प्रबंधन की चिंता भी दूर हो जाती है। स्ट्रा रीपर ट्रैक्टर के साथ जोड़कर प्रयोग में आ जाता है। इससे ईंधन की भी कम खपत होती है और कुल मिलाकर कृषि यंत्र किसानों की लागत और श्रम कम कर मुनाफा बढ़ा देते हैं। किसान भाइयों, आपकी लंबी अवधि वाली अरहर में अभी छोटी छोटी फलियां निकल रही हैं। इस समय फली बेधक और फली मक्खी का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छी फसल के लिए आपको अरहर को इन कीटों से बचाना होगा। इसके लिए आप 15 से 20 फरवरी के बीच इंडोस्काब 1 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। दूसरा छिड़काव 1 से 5 मार्च के बीच भी अवश्य कर दें। अरहर का अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। किसान भाइयों, पोषक तत्वों से भरपूर शिमला मिर्च की मांग बाजार में तेजी से बढ़ रही है। बिहार सरकार का उद्यान निदेशालय भी शिमला मिर्च की खेती को प्रोत्साहित कर रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नालंदा में हरा, लाल और पीला रंग का शिमला मिर्च का पौधा तैयार किया गया है। इंदिरा, सोलन और
ओरोबेल प्रभेद शिमला मिर्च के उन्नत प्रभेद माने जाते हैं। इन्हीं प्रभेदों में से किसान अगर शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो उन्हें बाजार में बेहतर कीमत मिल जाएगी। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज चावल गेहूं के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर हुए। सोनम चावल 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, मंसूरी चावल 3200 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 3,000 से 3,600 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा बासमती 12,000 से 14,000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आपके लिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। किसान भाइयों, यदि गेहूं की फसल में दीमक के लक्षण दिखाई दें तो 20 किलोग्राम रेत में 2 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC मिलाकर शाम के समय प्रयोग करें और बाद में सिंचाई भी कर दें। आलू की फसल की नियमित रूप से निगरानी करें और वायरस प्रभावित आलू के पौधों को हटा दें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के माध्यम से अभी आपने कृषि जगत में हो रही तमाम हलचल के बारे में जाना, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम का हाल भी जाना। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में। जैसा कि आप जानते हैं, आज फोन इन लाइव का दिन है और आज हम न सिर्फ आपकी मुलाकात हमारे कृषि विशेषज्ञ से करवाते हैं, बल्कि उनसे सीधा संपर्क कर आप अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे चलते हैं स्टूडियो, जहां मौजूद हमारे कृषि विशेषज्ञ आपके सवालों का इंतजार कर रहे हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, ठंड के इस मौसम में हम लोगों के कृषि से जुड़े विभिन्न आयामों के ऊपर लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पशुओं की कैसे करें देखभाल, बागवानी फसलों की, मछलियों की, सबकी बात की। आपकी तरफ से एक विशेष सुझाव आया कि दलहनी और तिलहनी फसलों के ऊपर भी कार्यक्रम किया जाए। बहुत अच्छा सुझाव है, तो उसी पे आधारित आज का यह कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है कि दलहनी और तिलहनी फसलों की समसामयिक कीट प्रबंधन। क्योंकि दलहनी और तिलहनी फसल हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसलों में से आता है, जो हमारे किसानों के आय में एक बेहतर योगदान करता है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाग लेंगे श्री देवनाथ प्रसाद, जो उप निदेशक हैं पौधा संरक्षण विभाग बिहार सरकार पटना में। आप इनसे जुड़ सकते हैं। जुड़ के अगर आपको कीट एवं व्याधि से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप ज़रूर करें। हम दलहनी और तिलहनी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी के रबी के फसलों में किसी भी फसल पे अगर कीट और व्याधि से संबंधित कोई परेशानी है तो आप ज़रूर पूछें। पूछने के लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर डायल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034566171। तो आप इस नंबर का उपयोग करके फसलों में लगने वाले कीट एवं व्याधि पे अपना प्रश्न कर सकते हैं। देवनाथ जी, सबसे पहला सवाल आता है कि जैसे हमारे दर्शकों ने एक सुझाव दिया कि दलहनी और तिलहनी फसल को फोकस करके बात करें। अभी अगर हम फील्ड की स्थिति देखें तो दलहनी और तिलहनी फसलों की क्या स्थिति है अभी, अगर आकलन करें तो? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वर्तमान में जो हमारे दलहनी और तिलहनी फसल हैं वह वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में हैं और तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन होने के कारण बहुत सारी जो जलवायु संबंधी परिवर्तन हो रहे हैं उसके चलते देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पर कीट और व्याधि के भी प्रकोप हो रहे हैं। और ख़ास के दलहनी फसलों में, जहाँ की हम देख रहे हैं कि जो रबी का मुख्य फसल हमारे लिए चना, मटर, मसूर आदि हैं, और टाल क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पर कीट या व्याधि के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अभी वर्तमान में इसकी तीव्रता
काफ़ी कम हैं और यह देखा जा रहा है कि जो लेट से बुआई किए हैं और उनकी वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो कहीं कहीं पर कटवर्म, जिसको एग्रोटिस भी कहते हैं, उसका प्रकोप देखा जा रहा है। जैसे दलहनी की बात किए तो मसूर एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में लगाया जाता है, तो मसूर के किसान हमेशा जो परेशान रहते हैं उसमें उनका उकटा रोग जिसको कहते हैं उससे बहुत आक्रांत है, तो उसके समाधान के लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, वास्तव में मसूर की फसल में उकठा एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है और उकठा प्रायः देखा जा रहा है कि हर साल और प्रत्येक प्रभेद में दिखाई पड़ रहे हैं। उकठा तो ये तो कहा जाता है कि यह लाइलाज बीमारी है, किंतु इसका अगर सही ढंग से हम लोग प्रबंधन करें और पूर्व में यदि हम बीजोपचार, मिट्टी उपचार आदि कर लेते हैं और साथ ही साथ फसल चक्र अपनाते हुए अगर हम इसका सही से इसकी समय पर बुआई सुनिश्चित करें और वैसे प्रभेद का उपयोग करें जो प्रभेद या तो सहनशील हो या उकठा के प्रति प्रतिरोधी हो, तो बहुत हद तक इसमें हमको सफलता मिलती है। किंतु यदि खड़ी फसल में उकठा रोग लग रहा है और जैसा कि देखा जा रहा है कि मसूर में खड़ी फसल में भी उकठा रोग टाल क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर किसान भाइयों को सुझाव दिया जाता है कि आप निस्संदेह जहाँ कहीं भी उकठा रोग दिखाई पड़ गया है वहाँ पर आप निश्चित रूप से पहले ट्राइकोडर्मा वीडीडी से 7 से 8 ग्राम प्रति लीटर पानी में, जो वेटेबुल में लिक्विड में भी आ गया है, उसे घोलकर उस एरिया में जहाँ पर उकठा रोग लग रहा है वहाँ पर उसी आकार में, उसी क्षेत्रफल में अगर उसका आप छिड़काव कर देते हैं तो इसके प्रसार होने की संभावना जो होती है वह कम हो जाती है। साथ ही साथ यह देखा गया है कि जो बीज उपचार ट्राइकोडर्मा से कर चुके हैं और उस समय से उसकी बुआई कर दिए हैं, उसमें उकठा रोग कम दिखाई पड़ते हैं और कम लगते हैं। किसान भाइयों को यहाँ पर सलाह दी जाती है कि अगर इससे भी आप देख रहे हैं कि इसका प्रबंधन जैविक तरीके से नहीं हो पा रहा है तो अंत में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के अगर स्प्रे करते हैं तब भी बहुत हद तक उकठा रोग के प्रसार को कम किया जा सकता है। तो इन बातों पर यदि आप ध्यान देते हैं तो निसंदेह उकठा रोग के प्रसार का हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो उकठा रोग की जो समस्या हमारे किसान भाइयों को सामना करना पड़ रहा है, विशेषज्ञ ने भी बतलाया और आप इसका पालन जरूर करें, बीजोपचार जरूर करें जब कभी भी आप तलें। बीजोपचार तो आप किसी भी फसल का करें, क्योंकि आज के समय में बीजोपचार जो है बीज का टीका कहते हैं, जिसमें कि आप बहुत सारे बीमारियों से उसको रोक पाते हैं। परंतु उकठा रोग ऐसे अमूमन लाइलाज बीमारी जैसी स्थिति में है, उसका प्रबंधन बेहतर कर सकते हैं आप, लेकिन होने के बाद उसके को रोकना जो है थोड़ा सा संभव नहीं लगता है। इसके बाद एक और बीमारी की कई बार चर्चा करते हैं उनका कि खेत में रात दिन में ठीक है, सुबह देखते हैं तो पौधे कट के गिर जाते हैं, मतलब तो उस क्या बीमारी है या कीड़ा है, क्या है उसका कारण? वास्तव में जो पौधे नवजात पौधे होते हैं या जो वानस्पतिक वृद्धि के प्रारंभिक अवस्था में होते हैं उसमें कटवर्म ग्रुप के जो कीड़े हैं वह फसल को क्षति पहुंचाते हैं और उस जमीन से सटे हुए हिस्से से ही जड़ सहित काट देते हैं और इससे क्षति होती है और पौधे कट जाने के बाद उनका जो है सो समूल नष्ट हो जाता है। लंबे क्षेत्र में भी इसका नुकसान होता है, निस्संदेह इसका नुकसान होता है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगर बीज उपचार आप क्लोरोपाइरीफॉस से पहले किए हुए हैं, मिट्टी उपचार भी अगर क्लोरोपाइरीफॉस से किए हुए हैं तो इसकी संभावना कम है, किंतु जहाँ कहीं भी अगर इसकी शिकायत है तो किसान भाई निश्चित रूप से क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC जो है वह 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोल के यदि इसका छिड़काव करते हैं तो इसका प्रबंधन सही हो जाता है। किंतु अगर आप देख रहे हैं कि इसकी तीव्रता बहुत अधिक है तो आप संयुक्त उत्पाद क्लोरोपाइरीफॉस के साथ जो हमारे संयुक्त उत्पाद कार्बेंडाजिम के आते हैं या साइपरमेथ्रिन के आते हैं तो उसका हम साइपरमेथ्रिन क्लोरोपाइरीफॉस का संयुक्त उत्पाद उसका यदि हम व्यवहार करते हैं तो इसका प्रबंधन आसानी से और कम समय में हो सकता है। चलिए, अभी वक्त तो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए? अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं दलहनी और तिलहनी फसलों में कीट एवं व्याधि रोगों के प्रबंधन पे। अभी एक किसान भाई फोन लाइन पे जुड़े हैं, प्रश्न उनका पहले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, चलिए नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो दो जो महत्वपूर्ण विषय थी कि उकटा रोग और कटवर्म, जिसका निदान बताया गया आपको, लेकिन महत्वपूर्ण ये है इस दोनों में, जैसा विशेषज्ञ बताए, कि बीजोपचार जरूर करें। बीजोपचार से हमें लगता है कि 50% तक इससे होने वाली नुकसान को वो रोक सकते हैं। और बीजोपचार के समय में आपको दवा भी कम लगेगी, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा, मैन पावर लगेगा, लेकिन आप बहुत तरह के समस्या से निदान पा सकते हैं। एक और समस्या जो विगत वर्षों में देखी गई जाला कीट की, कि जिससे नुकसान होता है, हालांकि अभी उसका प्रकोप की सूचना नहीं है, लेकिन जैसे तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा, हमको लगता है जाला कीट का प्रकोप हो सकता है। तो उसके निदान के लिए क्या करना चाहिए? किसान भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जाला कीट वास्तव में जो हमारे दलहनी फसल हैं, खास के मसूर या मटर या चना आदि, उसको काफ़ी क्षति करते हैं। जाला कीट वास्तव में लूसर्न कैटरपिलर है, जो कि लेफिग्मा नामक जो हमारे कीड़े हैं उसके माध्यम से होते हैं। इसके लग जाने के बाद जो पत्ती के मुलायम भाग होते हैं या शीर्ष भाग होते हैं, उस पर यह जाला बना देता है, और उससे देखा जाता है कि वह धीरे धीरे पौधा सूखने की स्थिति में आ जाते हैं, और जाला कीट लगने के बाद पौधे का वृद्धि में विकास भी रुक जाता है और सूखने की स्थिति आती है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहाँ कहीं भी आप जाला कीट लगा रहे हैं, तो सर्वप्रथम और प्रारंभिक अवस्था में आप जैविक कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे बीटी बैसिलस thuringiensis के नाम से आता है। उसका उपयोग आप 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दें। किंतु आप देखें कि अगर जाला कीट की तीव्रता अधिक है, तो आप निसंदेह रासायनिक कीटनाशी का उपयोग करें। इसके लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इमामेक्टिन बेंजोएट, यह बहुत ही कारगर कीटनाशी है, और यह जो है 5 SG में आता है। इसका 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के यदि आप स्प्रे करते हैं, तो निसंदेह जाला कीट का पूर्ण रूप से प्रबंधन हो जाता है। और जाला कीट से जो फसलों की क्षति हो रही है, खास के पत्ती से लेकर पौधे जो सूख जाते हैं, और यह माना गया है कि जहाँ पर यह लग जाता है, यह क्षति लगभग 100% कर देता है। अतः इसके लिए आप निसंदेह पहले आप जैविक कीटनाशी का उपयोग करके, इसका कम अगर तीव्रता है तो इसका प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। जैविक कीटनाशक का प्रयोग वो जाला कीट लगने के पहले भी करने से उनको फायदा होगा? निसंदेह उसके लिए फायदा होगा, और जो लगने की संभावना है वह भी संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। अच्छा, तो ये 3 महत्वपूर्ण कीट की चर्चा अभी हम लोगों ने की, जो कि आपके दलहनी या तिलहनी फसलों में अति महत्वपूर्ण है, जिससे कि नुकसान होते रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम व्याधि रोग की बात करें, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण रोग हैं जो कि आक्रमण करते हैं इसमें? देखिए, जो जहाँ तक रोग का सवाल है, तो यह पाया गया है कि दलहनी फसलों में जब स्टिम्फिलियम ब्लाइट जो होते हैं, यह भी एक प्रकार का झुलसा है, और यह फफूंद जनित रोग होता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इसमें एक रॉटिंग भी होती है, जिसको रूट रॉट या कॉलर रॉट के नाम से जानते हैं, और इस समय यह काफ़ी लग रहा है, खास कर रूट रॉट और कॉलर रॉट। और चना के केस में आप देखेंगे कि स्टिम्फिलियम ब्लाइट भी लगते हैं। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जो पहले बताया गया है, अगर यदि आप बीज उपचार कर लिए हैं। एक किसान भाई का फ़ोन आ गया, उनका ले लेते हैं फ़ोन पहले। हेलो सर, दीजिए फोन। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताएं। हेलो,
आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें, तब आपकी आवाज़ हमको बेहतर आ पाएगी। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। जी आप अपने हमारा नाम सुरेंद्र मिश्र है। जी हाँ हेलो। आप अपना प्रश्न बताएं। हाँ हेलो। आप अपना जी हमारा हमको ये कहना है। जी हमारा ये कहना है कि दलहनी फसल हो या कोई भी फसल हो, उसका कीटनाशक से तो कीट पतंगा से तो क्षति होता ही है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा क्षति होता है बकरी से। ये बकरी लोग छोड़ देता है और ज्यादा मात्रा में बर्बाद करता है ये सब चीज। तो ऐसा कोई स्प्रे हो, ऐसा कोई दवा हो जिसका स्प्रे कर देने से उसके गंध से वो नहीं उसको खाए, ये बताइए। सबसे ज्यादा नुकसान तो उससे हो रहा है। किसान भाई, आपका प्रश्न बहुत ही सामयिक है और प्रायः देखा गया है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि इसके लिए किसी प्रकार के जहर के अनुशंसा नहीं की गई है, क्योंकि इसके लिए एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होता है। किंतु यदि वह फसल नहीं खाए तो आप नीम आधारित कीटनाशी का उपयोग कर देते हैं तो आप देखेंगे कि 3-4 दिन 5 दिन तक उसका प्रभाव रहता है और बकरी उसके नीम के जो गंध होते हैं उसके गंध के कारण पौधों को नहीं खाते हैं और उसे बर्बाद नहीं करते हैं। यह पाया गया है कि बकरी आदि के जो गोबर होते हैं और उस गोबर के घोल को भी यदि आप उसका छिड़काव कर देते हैं तब भी आप पाएंगे कि बकरी उस खेत में नहीं जाएगी और आपका फसल बकरी के खाने से बच जाएगा। किंतु जहर के इस्तेमाल की अनुशंसा नहीं की गई है, क्योंकि इसमें दूसरे एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होते हैं और जहर से उसके मरने की संभावना होती है, तो यह कानूनन सही नहीं है। अतः जहर की अनुशंसा नहीं की जा रही है। चलिए, ये बड़ी ऐसी समस्या है जो समस्या है जिसका बहुत निदान नहीं हो सकता है, लोकल स्तर पे ही कुछ कर सकते हैं। तो ये है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मुख्य रूप से जो व्याधि और रोग के, लेकिन अभी वक्त तो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं दलहनी एवं तिलहनी फसलों में समसामयिक कीट एवं व्याधि के प्रबंधन की, और चर्चा में हम लोगों ने कीट में कौन कौन महत्वपूर्ण है उसकी की। अभी व्याधि में जो रोग की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे थे हम लोग कि 2 महत्वपूर्ण रोग की बात बताइए, उसका निदान क्या होगा, सो बताएं। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे स्टेमफिलियम ब्लाइट है, यह एक प्रकार का झुलसा है। तो किसानों को अनुशंसा की जाती है कि मैंकोजेब 75% WP जो है उसका आप 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के, यदि स्टैंडिंग क्रॉप है, खड़ी फसल है, उसका छिड़काव कर देते हैं तो बहुत हद तक इसका आपका प्रबंधन हो जाता है। इसके अतिरिक्त आप जहाँ तक देख रहे हैं कि आपके कॉलर रॉट या रूट रॉटिंग की समस्या है, तो एक गंभीर समस्या है और इसके लिए बीजोपचार तो पहले ही बता दिया गया है। किंतु खड़ी फसल में आपको निस्संदेह जो इसका अगर प्रबंधन करना है तो इसके प्रबंधन हेतु
आपको निसंदेह कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करना पड़ेगा और यह 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो बहुत हद तक रासायनिक कीटनाशक के द्वारा इसका प्रसार को कम कर सकते हैं। किंतु यह देखा गया है कि जहाँ कहीं भी यह रोग लग जाता है, रोग की तीव्रता काफ़ी बढ़ जाती है, उसका स्टेज हायर स्टेज में पहुँच जाता है, तब लोगों को पता चलता है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि यह रोग लगे ही नहीं, इसके लिए आप बीजोपचार, मिट्टी उपचार जरूर करें। साथ ही साथ यह भी समय पर बुआई सुनिश्चित करें और रोग रोधी किस्म का उपयोग करें, तो बहुत हद तक आप इसका प्रबंधन कर पाएंगे और इस रोग की जो लगने की संभावना है वह बहुत हद तक कम हो जाएगी। एक प्रश्न और किसान भाई लगातार इधर पूछते हैं कि जैसे अभी का जो मौसम है उसमें आलू की फसल में भी झुलसा रोग का प्रकोप होता है, तो एक तो झुलसा रोग के अभी अगर लग गया है तो कितना नियंत्रित किया जा सकता है? दूसरा, कई लोगों के तरह ये आंसर कि कभी कोई कहता है सिंचाई करें, कोई कहता है सिंचाई ना करें, तो क्या उचित है इसमें? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और सामयिक प्रश्न है। इसमें हम बता दें कि जब तापमान आप देखेंगे कि 17 से 25 डिग्री के बीच है और हवा चल रही है और पाला की स्थिति है, कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है, तो इस समय झुलसा के लिए कंजीनियल माना जाता है और झुलसा लगने का यह सबसे अधिकतम अनुकूलतम समय कहा जाता है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि झुलसा लगे ही नहीं, इसके लिए आप पहले से ही अगर मैंकोजेब, सिंपली मैंकोजेब 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर से के का घोल बना के, प्रति लीटर का घोल बना के अगर 10 से 12 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करते हैं तो झुलसा लगने की संभावना काफ़ी कम है। एक किसान भाई जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो, अगर 10 से 12 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करते हैं हेलो तो झुलसा लगने की संभावना काफी कम है। एक किसान भाई जुड़ गए। हेलो, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें, आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें, तब आपकी आवाज़ हमें मिल पाएगी। हेलो 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 जी, आप अपना प्रश्न बताएं। हेलो हेलो आप अपना प्रश्न बताएं। हेलो, हाँ हेलो, आवाज मेरी नहीं जब पहुंच रही है? आपकी आवाज़ मिल रही है, आप अपना प्रश्न बताएं। चलिए, आवाज़ कट गई। तो मैंकोजेब का अगर वो 15 दिन के अंतराल पे छिड़काव करते रहते हैं तो इससे लगने की संभावना जो होती है उसकी वह काफ़ी कम हो जाती है। किंतु यदि खड़ी फसल में लग गए हैं तो वह अगर लग जाने के बाद निसंदेह आप मेटालेक्सिल और मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है, संयुक्त उत्पाद है, उसका उपयोग करेंगे तो इसका नियंत्रण आप देखेंगे कि 75 से 80% तक हो जाता है। चलिए, तो किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे थे तिलहनी और दलहनी फसलों में लगने वाले समसामयिक कीट एवं व्याधि के प्रबंधन के। आपके द्वारा ये सलाह दिया गया था, उस पर हमारी यह वार्ता थी। आपको इसके अलावा किसी और विषय पे वार्ता चाहते हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,01,000 पिन कोड है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो आपके जो भी सुझाव हो, आप अपना विस्तृत विवरण के साथ हमें अपना सुझाव भेजें, हम उस पर एक बेहतर वार्ता लिखकर आएंगे। देवनाथ जी, आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत